जरा दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरों के बारे में सोचिए, मतलब एकदम अलग। पहली तस्वीर है 1965 के ईवो जीमा की। हाँ, वहाँ का माहौल तो बिल्कुल खौफनाक था, जहां अमेरिकी मरीन सैनिक ज्वालामुखी की काली राख पर उतरते हैं। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा है और अचानक जमीन के नीचे बनी सुरंगों से मौत बरसने लगती है। और अब दूसरी तस्वीर देखिए, 1968 का वियतनाम। मायलाई गांव की घटना। हाँ, मायला नाम का एक गांव, एक बिल्कुल सामान्य खिली हुई धूप वाली सुबह। वहां कुछ महिलाएं और बच्चे शांति से अपने घरों के बाहर बैठकर नाश्ता कर रहे हैं और तभी अमेरिकी सेना की एक टुकड़ी वहां पहुंचती है। एक ऐसी जगह जहां रोजमर्रा की जिंदगी चल रही थी और दूसरी तरफ वो इवो जीमा जहां मौत का नंगा नाच हो रहा था। बिल्कुल। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों ही पलों में, मतलब इन दोनों सिचुएशंस में जो फैसले लिए गए ना, उन्होंने इंसानियत और युद्ध के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सही कहा। देखिए, जब हम इतिहास को दूर से देखते हैं तो वो बस तारीखों और संधियों की एक साफ सुथरी किताब जैसा लगता है, लेकिन जब हम उन पलों को थोड़ा जूम इन करके देखते हैं, उन कमांडर्स के दिमाग के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, हाँ, जो उस वक्त आदेश दे रहे थे, तो हमें एहसास होता है कि इतिहास कोई इंजीनियरिंग का ब्लूप्रिंट नहीं है। ये तो इंसानी मनोविज्ञान, डर, अहंकार और कई बार व्यवस्था की बहुत बड़ी विफलताओं का एक बेहद उलझा हुआ और कीचड़ भरा सच है। और आज की इस विस्तारित चर्चा का, यानी हमारे इस डीप डाइव का मिशन भी यही है। हमारे सामने इस वक्त सैन्य रिपोर्टों, ऐतिहासिक दस्तावेजों और कुछ बेहद चौंका देने वाले पत्रकारिता के अंशों का एक बड़ा ढेर रखा हुआ है, जिसके जरिए हम 20वीं सदी के 3 ऐतिहासिक मोड़ों का अध्ययन कर रहे हैं। 1936 का राइनलैंड संकट, 1965 का इवो जीमा और 1968 का मायलाई नरसंहार। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सत्ता के बंद कमरों में और युद्ध के मैदान की धूल में जो फैसले लिए गए या जो ताल दिए गए, उन्होंने इतिहास की धारा को कैसे मोड़ा। और सबसे जरूरी बात यह कि ये घटनाएं कैसे उस नाजुक धागे को तोड़ देती हैं जो सेना और आम जनता के बीच के विश्वास को बांधे रखता है। ठीक है, तो आइए इसके हर पहलू को खोलकर समझते हैं। शुरुआत करते हैं 1936 के राइनलैंड से, उस पल से जहां से शायद दुनिया को तबाही से बचाया जा सकता था। राइनलैंड की घटना को ना कई इतिहासकार द्वितीय विश्व युद्ध का असली ट्रिगर पॉइंट मानते हैं। हाँ, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साइल्स और लोकार्नो की जो संधियां हुई थी, उन्होंने एक नियम तय किया था। बिल्कुल, नियम ये था कि जर्मनी को राइन नदी के पश्चिमी हिस्से और पूर्वी हिस्से के 50 किलोमीटर तक के इलाके में अपनी सेना रखने की सख्त मनाही थी। इस इलाके को डीमिलिटराइज जोन या विसैनिकृत क्षेत्र कहा जाता था, जिसका मकसद बहुत सीधा था कि फ्रांस को जर्मनी के किसी भी अचानक हमले से सुरक्षित रखा जाए, एक तरह का बफर जोन। हाँ, लेकिन फिर 7 मार्च 1936 को एडोल्फ हिटलर ने एक बहुत बड़ा दांव चला। उसने इन सारी अंतर्राष्ट्रीय संधियों की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी सेना को राइनलैंड में मार्च करने का आदेश दे दिया। अब यहाँ दस्तावेजों में जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि हिटलर ने कितनी सेना भेजी थी। मतलब सिर्फ 19 बटालियन। ये कोई बहुत बड़ा आक्रमण नहीं था, एकदम नहीं। और जो जर्मन रक्षा मंत्री थे जनरल फॉन ब्लूमबर्ग, उनकी हालत तो खराब थी। स्रोत बताते हैं कि वो इस कदर घबराए हुए थे कि जैसी उन्हें भयानक लगी कि फ्रांसीसी सेना सीमा पर जमा हो सकती है, उन्होंने हिटलर से तुरंत सेना वापस बुलाने की मिन्नतें शुरू कर दी। और उनका घबराना लाजमी भी था। देखिए, जर्मन सेना उस समय किसी भी बड़ी लड़ाई के लिए तैयारी नहीं थी। उनके पास ना तो पर्याप्त हथियार थे और ना ही रसद। और दूसरी तरफ फ्रांस था। बिल्कुल, फ्रांसीसी सेना उस समय दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक मानी जाती थी। उनके पास उस वक्त लगभग 100 से ज्यादा डिवीजन थे। वाकई, मतलब अगर फ्रांस चाहता तो वो कुछ ही घंटों में जर्मन सेना को कुचल सकता था। फिर आराम से। लेकिन उस घबराहट के माहौल में जर्मन विदेश मंत्री वॉन न्यूरथ ने हिटलर को शांत रखा और पीछे न हटने की सलाह दी। उन्होंने हिटलर को यकीन दिलाया कि फ्रांस कुछ नहीं करेगा। ये तो बिल्कुल पोकर के खेल जैसा हो गया ना। मतलब हिटलर के हाथ में बहुत ही कमजोर पत्ते थे, लेकिन उसने बिना पलक झपकाए अपनी सारी चिप्स टेबल पर धकेल दी। एक बहुत बड़ा, बहुत ही साहसिक ब्लफ। हाँ, एकदम वैसा ही। और फ्रांस और ब्रिटेन के पास तो वो पत्ते थे जिनसे वो यकीनी तौर पर जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने पत्ते फेंक दिए, उन्होंने बाजी छोड़ दी। मेरी समझ में ये नहीं आता कि क्या वो सच में इतने अंधे थे कि उन्हें हिटलर की चाल नहीं दिखी। मतलब अगर मेरे पास 100 डिवीजन की ताकत है तो मैं 19 बटालियन से क्यों डरूंगा? देखिए, ये अंधापन नहीं था,
और यहीं पर इतिहास की परतें खुलती हैं। असल में फ्रांस अपनी ही घरेलू बीमारियों से लकवाग्रस्त था। यानी इंटरनल पॉलिटिक्स। हाँ, उस समय फ्रांस एक भयानक आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था। फ्रांसीसी सेना के कमांडर जनरल गैमेलिन ने अपनी सरकार को बताया कि जर्मनी को रोकने के लिए फ्रांस को पूर्ण सैन्य लंबबंदी यानी फुल मोबिलाइजेशन करना होगा। जिसका मतलब था रिजर्व सैनिकों को बुलाना और अर्थव्यवस्था को युद्ध के मोड में डालना। बिल्कुल। और इसका खर्च कितना था? प्रतिदिन 3 करोड़ फ्रैंक। फ्रांस की उस वक्त की कामचलाऊ सरकार ये राजनीतिक आत्महत्या करने को तैयार ही नहीं थी। उन्हें लगा कि चुनाव सर पर है, अगर हमने अर्थव्यवस्था को दांव पर लगाया तो हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे। तो मतलब पावर बचाने के चक्कर में उन्होंने रिस्क नहीं लिया। और ब्रिटेन, उनका क्या रुख था इस सब में? ब्रिटेन का रवैया तुष्टीकरण यानी अपीजमेंट का था। वो किसी भी कीमत पर एक और युद्ध नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि जर्मनी के साथ प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत सख्ती हुई है। हाँ, मैंने पढ़ा था कि लॉर्ड लोथियन ने इस घटना को ये कहकर खारिज कर दिया कि जर्मन बस अपनी ही जमीन पर अपने ही घर के आंगन में टहल रहे हैं। वाकई ये एक ऐसा वाकया था जिसने पूरी कूटनीतिक गंभीरता को एक मजाक में बदल दिया। अपने ही घर के आंगन में टहल रहे हैं, सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई पड़ोसी अपने बगीचे में पौधे लगा रहा हो। लेकिन अगर हम उन दस्तावेजों के कूटनीतिक विश्लेषण को देखें तो इसके परिणाम दुनिया हिला देने वाले थे। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो इसका असली प्रभाव गोलियों से नहीं बल्कि कूटनीति से हुआ। देखिए, फ्रांस ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद अपनी सुरक्षा के लिए पूर्वी यूरोप के देशों जैसे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, इनके साथ गठबंधनों का एक जाल बुना था, जिसे कॉर्डन सैनिटायर कहा जाता था ना। हाँ वही, ये फ्रांस की सुरक्षा की दीवार थी। लेकिन जब इन छोटे देशों ने देखा कि फ्रांस के 100 डिवीजन अपनी ही सीमा पर घुसे चंद जर्मन सैनिकों को बाहर नहीं निकाल सके, तो उन्हें एक स्पष्ट संदेश मिला। संदेश ये कि जो फ्रांस खुद को नहीं बचा सकता, वो कल को पोलैंड या चेकोस्लोवाकिया को क्या बचाएगा। बिल्कुल, इन देशों का फ्रांस से भरोसा पूरी तरह टूट गया। उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि शायद उन्हें जर्मनी के साथ ही समझौता कर लेना चाहिए। तो इस एक फैसले या बल्कि फैसला न लेने की कायरता ने रातों रात यूरोप में शक्ति संतुलन को जर्मनी के पक्ष में झुका दिया। एकदम सही। और यही वो बिंदु है जहां से हमारी कहानी एक बहुत ही खौफनाक मोड़ लेती है। 1936 में राइनलैंड में जो हुआ वो बिना खून बहे खेला गया एक दांव था। लेकिन क्योंकि उस समय किसी ने उस ब्लफ को चुनौती नहीं दी, एक आक्रामक ताकत को मनमानी करने की छूट मिल गई। और उसी का नतीजा भुगतना पड़ा बाद में ढकेल दी गई, जहां जीत हासिल करने के लिए इंसानियत की सारी हदें पार करनी पड़ी। राइनलैंड की उस निष्क्रियता का सीधा परिणाम था इवो जिमा का वो भयंकर रक्तपात, जो हमारी चर्चा का दूसरा पड़ाव है। इवो जिमा प्रशांत महासागर में सिर्फ 8 वर्ग मील का एक छोटा सा वीरान ज्वालामुखीय द्वीप। लेकिन 1965 की शुरुआत में यह द्वीप अमेरिका के लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन गया था, क्योंकि ये जापान के बहुत करीब था, राइट? हाँ, और यहाँ बने जापानी रेडार और फाइटर बेस अमेरिकी B-29 बॉम्ब वर्षकों के लिए काल बन रहे थे। अमेरिका को इस द्वीप पर कब्जा करना ही था ताकि उनके बॉम्ब वर्षकों को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए एक सुरक्षित जगह मिल सके और वो जापान के मुख्य भूभाग पर अपने हमले तेज कर सकें। तो फरवरी 1965 में जब अमेरिकी मरीन इस द्वीप के तटों पर उतरे तो उन्हें लगा कि उनकी भारी बमबारी ने सब कुछ तबाह कर दिया होगा। मतलब उन्हें लगा ये एक छोटा कुछ दिनों का अभियान होना चाहिए। लेकिन जमीन के नीचे कहानी कुछ और ही थी। जापानी जनरल तादमिची कुरीबयाशी एक बिल्कुल अलग और बेहद खौफनाक खेल रच चुके थे। उन्होंने सदियों पुरानी जापानी सैन्य परंपरा को ही पलट कर रख दिया था। कैसे? देखिए, कुरीबयाशी की रणनीति को समझने के लिए हमें जापानी मनोविज्ञान को समझना होगा। उस समय जापानी सेना में बंजाई हमलों की परंपरा थी। हाँ, जिसमें वो आत्मघाती हमले करते थे। बिल्कुल। जब हार तय लगने लगती तो जापानी सैनिक आत्मसमर्पण करने के बजाय एक साथ दुश्मन पर आत्मघाती हमला करते थे। वो गोलियों की बौछार के सामने दौड़ पड़ते थे। उनके लिए बंदी बनना सबसे बड़ा कलंक था और लड़ते हुए सम्राट के नाम पर एक झटके में जान दे देना सबसे बड़ा सम्मान। लेकिन जनरल कुरीबायाशी ने इसे रोक दिया। हाँ, उन्होंने इसे सख्ती से रोक दिया। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर जापानी जनरल अच्छी तरह जानते थे कि उनके पास कोई नौसैनिक मदद नहीं आएगी,
वायुसेना खत्म हो चुकी है और उनकी हार पूरी तरह से तय है, तो उन्होंने अपने सैनिकों को वो सम्मानजनक मौत क्यों नहीं दी? उन्होंने ये भीषण रेंगने वाला प्रतिरोध क्यों चुना? क्या ये सिर्फ हार ना मानने की एक अंधी जिद थी? नहीं, ये जिद नहीं थी। ये एक बहुत ही ठंडे दिमाग से रची गई वॉर ऑफ एट्रिशन यानी थका देने वाले युद्ध की रणनीति थी। कुरीबायाशी का लक्ष्य इवो जिमा को जीतना था ही नहीं। तो फिर लक्ष्य क्या था? उनका लक्ष्य था अमेरिकी सेना से हर एक इंच जमीन की इतनी भारी कीमत वसूलना कि वो खून से लथपथ हो जाएं। उन्होंने 18 किलोमीटर लंबी एक दूसरे से जुड़ी हुई सुरंगें और बंकर बनाए। बाप रे, 18 किलोमीटर! हाँ, और उन्होंने हर जापानी सैनिक को एक साहसी युद्ध की शपथ दिलाई कि मरने से पहले हर सैनिक कम से कम 10 अमेरिकियों को मारेगा। 10 अमेरिकियों को? मतलब एक सैनिक से इतनी उम्मीद? बिल्कुल, क्योंकि उनका असली निशाना इवो जिमा नहीं था। उनका निशाना अमेरिका की जनता और उनका राजनैतिक नेतृत्व था। वो चाहते थे कि अमेरिका इतना भारी नुकसान उठाए कि वो जापान के मुख्य भूभाग पर आक्रमण करने के विचार से ही खौफ खा जाए। ओह, यानी बिना शर्त आत्मसमर्पण के बजाय बातचीत से शांति समझौता हो सके। एग्जैक्टली। और ये रणनीति कितनी भयानक थी ये हमें वहां के आंकड़ों से पता चलता है। हाँ, अमेरिकी सैनिकों को तो खुले मैदान में लड़ने की आदत थी, लेकिन यहां दुश्मन जमीन के नीचे था। और 36 दिनों तक चले इस नरक जैसे युद्ध में 6800 से अधिक अमेरिकी मरीन मारे गए। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये पूरे प्रशांत युद्ध का इकलौता ऐसा संघर्ष था जहां कुल अमेरिकी हताहतों यानी घायल और मृत दोनों मिलाकर उनकी संख्या जापानी सैनिकों से अधिक थी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, 22,000 जापानी सैनिकों में से सिर्फ 216 को बंदी बनाया जा सका। बाकी सब उन अंधेरी सुरंगों में लड़ते हुए मारे गए या उन्होंने खुद को बम से उड़ा लिया। वाकई ये तो सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वैसे आपने जो रोजेंथल की उस तस्वीर का जिक्र सुना होगा जहां अमेरिकी सैनिक माउंट सूरीबाजी पर झंडा फहरा रहे हैं। हाँ, वो बहुत मशहूर तस्वीर है। उसने पुलित्जर पुरस्कार भी जीता था। बिल्कुल, वो अमेरिकी अदम्य साहस का प्रतीक बन गई। लेकिन उस तस्वीर की शान और गौरव के पीछे का सच बहुत स्याह था। इवो जिमा में जो बॉडी काउंट या मौतों का आंकड़ा अमेरिका ने देखा और उसके बाद ओकिनावा में जो और भी भारी नुकसान हुआ, उसने अमेरिकी नेतृत्व की रूह कपा दी थी। सही बात है। यानी इवो जिमा में जो हुआ उसी ने आगे चलकर एक बहुत बड़े फैसले की नींव रखी। परमाणु बॉम्ब वाले फैसले की? हाँ, जब अमेरिकी राजनीतिकों ने देखा कि एक छोटे से द्वीप को जीतने में इतने हजार लोग मरे गए, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि अगर वो जापान के मुख्य द्वीपों पर जमीनी आक्रमण करेंगे तो शायद लाखों अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे। और यही वो डर था, यही वो एट्रिशन का खौफ था जिसने अंततः राष्ट्रपति ट्रूमन को परमाणु बॉम्ब का इस्तेमाल करने का विकल्प चुनने पर मजबूर कर दिया। तो देखिए, इवो जिमा हमें दिखाता है कि जब दो अनुशासित सेनाएं आमने सामने होती हैं और दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं होती हैं, तो युद्ध किस कदर क्रूर हो सकता है। वहां ज्यादा से ज्यादा दुश्मन को मारने का एक स्पष्ट रणनीतिक लक्ष्य था। लेकिन अब सोचिए, क्या हो जब इसी एट्रिशन और बॉडी काउंट की सनक को एक ऐसे युद्ध में लागू कर दिया जाए जहां दुश्मन साफ तौर पर दिखाई ही ना दे। वही तो हुआ था। बिल्कुल, इवो जिमा के ठीक 20 साल बाद वियतनाम में यही हुआ। और तब इंसानियत और सैन्य नैतिकता का वो पतन हुआ जिसने दुनिया को शर्मसार कर दिया। हम बात कर रहे हैं 1968 के माए लाए नरसंहार की। वियतनाम युद्ध की प्रकृति द्वितीय विश्व युद्ध से बिल्कुल अलग थी। ये एक गुरेला युद्ध था। देखिए, 1968 की शुरुआत में टेट ऑफेंसिव हुआ था। हाँ, जो वियतकोंग और उत्तरी वियतनामी सेना द्वारा किया गया एक अचानक और बहुत बड़े पैमाने पर हमला था। बिल्कुल। हालांकि अमेरिकी सेना ने इसे सैन्य रूप से हरा दिया था, लेकिन इसने अमेरिकी सैनिकों के दिमाग में पैरानोया यानी एक गहरा खौफ भर दिया था। उन्हें लगता था कि हर वियतनामी किसान, हर महिला, यहाँ तक कि हर बच्चा भी एक छिपा हुआ दुश्मन हो सकता है। और इसी खौफ के माहौल में 16 मार्च 1968 को अमेरिकी सेना की चार्ली कंपनी, जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट विलियम कैली कर रहे थे, वो माए लाए गांव पहुंची। उनका मिशन था सर्च एंड डिस्ट्रॉय, दुश्मन को खोजो और खत्म करो। हाँ, उन्हें खुफिया जानकारी मिली थी कि वहां दुश्मन की बटालियन छुपी है, लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो उन्हें क्या मिलता है? कुछ नहीं, कोई दुश्मन सैनिक नहीं, कोई हथियार नहीं, सिर्फ गांव के आम नागरिक जो अपने दैनिक काम कर रहे थे। और फिर भी बिना किसी उकसावे के उन सैनिकों ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। और इसका नतीजा ये हुआ कि 504 निर्दोष लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई।
जिनमें 173 बच्चे और 56 नवजात शिशु शामिल थे। महिलाओं का बलात्कार किया गया। ये कोई क्रॉसफायर नहीं था, ये एक व्यवस्थित कत्लेआम था। दस्तावेजों में जो दर्ज है वो वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। लेफ्टिनेंट कैली ने खुद लोगों को एक नाले के पास इकट्ठा करने का आदेश दिया और फिर उन पर मशीन गन से फायरिंग की। और ये खौफनाक खेल कुछ मिनटों तक नहीं बल्कि घंटों तक चलता रहा। जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे ये बात हजम ही नहीं हो रही थी। मतलब मुझे समझ में आता है कि किसी कंपनी में 1 या 2 सैनिक मानसिक रूप से बीमार या साइकोपैथ हो सकते हैं, लेकिन एक पूरी की पूरी कंपनी? वही तो सबसे बड़ा सवाल है। दर्जनों सामान्य युवा अमेरिकी लड़के जो कुछ महीने पहले तक अपने शहरों में आम जिंदगी जी रहे थे, वो अचानक नवजात बच्चों को गोली मारने के लिए कैसे राजी हो गए? क्या सैन्य प्रशिक्षण जानबूझकर इंसान के अंदर के नैतिक कंपस को निकाल फेंकता है? ये बहुत ही गहरा और परेशान करने वाला सवाल है। जैसे तांगे वाले घोड़े की आंखों के दोनों तरफ ब्लाइंडर्स बांध दिए जाते हैं ताकि वो सिर्फ सामने देखे। क्या बॉडी काउंट का दबाव सैनिकों को ऐसे ही ब्लाइंडर्स पहना देता है? मतलब ये तो एक फटने वाले प्रेशर कुकर जैसा लगता है ना। और इसका जवाब उस व्यवस्था में छुपा है जिसे वियतनाम युद्ध में लागू किया गया था। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में सफलता को इलाका जीतने से मापा जाता था, जैसे इवो जिमा पर कब्जा करना। लेकिन वियतनाम में सफलता को मापने का एकमात्र पैमाना था बॉडी काउंट, यानी लाशों की गिनती। मतलब कमांडर्स को प्रमोशन इस बात पर मिलता था कि उनकी टुकड़ी ने कितने दुश्मन मारे। बिल्कुल। जब व्यवस्था ही आपको लाशें गिनने के लिए इनाम देने लगे तो दुश्मन और आम नागरिक के बीच की रेखा बहुत आसानी से मिट जाती है। ये ग्रुप थिंक का एक चरम रूप था, जहां सामूहिक दबाव और खौफ ने व्यक्तिगत इंसानियत को पूरी तरह कुचल दिया। तो इस सब का मतलब क्या है? जब लेफ्टिनेंट कैली पर मुकदमा चला तो उनका एकमात्र बचाव यही था कि वो सिर्फ अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन कर रहे थे। क्या एक सैनिक के लिए ये कहना काफी है कि उसे ऊपर से हुक्म मिला था? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और इसका जवाब अंतर्राष्ट्रीय सैन्य कानून में बहुत साफ है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद न्यूरमबर्ग ट्रायल्स में ये सिद्धांत स्थापित किया गया था कि कोई भी सैनिक किसी इल्लीगल ऑर्डर या अवैध आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। हाँ, निहत्थे नागरिकों, महिलाओं और बच्चों को करीब से गोली मारना एक स्पष्ट युद्ध अपराध है। और ये एक अवैध आदेश है। न्यूरमबर्ग सिद्धांत कहता है कि ऐसे आदेश को न मानना एक सैनिक का कर्तव्य है। और राहत की बात यह है कि मायलाए के उस घने अंधेरे में भी किसी ने उस कर्तव्य को निभाया। हमें यहाँ हेलीकॉप्टर पायलट वारंट ऑफिसर ह्यू थॉम्सन का जिक्र जरूर करना चाहिए। ओह हाँ, उनका साहस तो वाकई बेमिसाल था। जब थॉम्सन अपनी तोई उड़ान पर थे और उन्होंने नीचे ये कत्लेआम देखा तो उन्होंने जो किया वो अविश्वसनीय था। उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर भागते हुए वियतनामी नागरिकों और गोली चलाते अमेरिकी सैनिकों के बीच उतार दिया। थॉम्सन का वो कदम अदम्य नैतिक साहस का उदाहरण था। उन्होंने अपने ही अमेरिकी साथियों, अपने ही देश के सैनिकों पर अपनी मशीन गन तान दी। उन्होंने अपने गनर से कहा कि अगर अमेरिकी सैनिक नागरिकों की तरफ एक कदम भी और बढ़ते हैं तो उन पर फायर खोल दिया जाए। और उसके बाद उन्होंने अपने कमांडर्स को रेडियो पर तुरंत रिपोर्ट की, जिसके बाद ही वो नरसंहार रोका जा सका। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो उस नरसंहार जितना ही भयानक था। व्यवस्था का कवर अप, सच को छुपाने की साजिश। हाँ, मैंने रिपोर्ट्स में देखा कि मेजर कॉलिन पावल, जो बाद में अमेरिका के विदेश मंत्री जैसे सर्वोच्च पदों पर पहुंचते हैं, उन्होंने इस मामले की शुरुआती जांच की थी। और जांच में उन्होंने रिपोर्ट क्या दी कि सैनिकों और नागरिकों के संबंध बहुत बेहतरीन है। और कर्नल ओरेन हेंडरसन ने एक पूरी तरह से झूठी रिपोर्ट पेश की कि वहां केवल 20 नागरिक गलती से मारे गए थे। बाप रे, 20 नागरिक गलती से! और ये झूठ, ये पर्दापोशी 20 महीने तक चलती रही। एक ऐसा सिस्टम जो दुनिया को आज़ादी और लोकतंत्र का पाठ पढ़ाता था, वो अपने ही युद्ध अपराधियों को बचा रहा था। ये सच शायद कभी बाहर आता ही नहीं। हाँ, अगर रॉनी रेडनहाउ नाम के एक पूर्व सैनिक ने आवाज न उठाई होती। बिल्कुल, वो उस समय वहां मौजूद भी नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने इसके बारे में सुना तो उन्होंने कांग्रेस के सदस्यों और राष्ट्रपति को लगातार पत्र लिखे। और उसके बाद खोजी पत्रकार सेमोर हर्ष ने इस कहानी की परतें उधेड़ दी। जब मायलाई की तस्वीरें दुनिया के सामने आईं तो अमेरिका की अंतरात्मा हिल गई। लेफ्टिनेंट कैली पर मुकदमा चला, उन्हें उम्र कैद हुई। कैली को जेल से निकालकर उनके घर में नजरबंद यानी हाउस अरेस्ट कर दिया और धीरे धीरे उनकी सजा कम कर दी गई। इस घटना ने देश को पूरी तरह बांट दिया था। कुछ लोग कैली को एक नायक मानते थे जो युद्ध की क्रूरता का शिकार हुआ। कुछ के लिए वो सिर्फ एक बलि का बकरा था जिसे बड़े जनरल्स को बचाने के लिए फंसाया गया।
और बाकी दुनिया के लिए वो एक खूंखार युद्ध अपराधी था। अगर हम इन सभी स्रोतों का निचोड़ निकालें तो माई लाई सिर्फ एक कंपनी या एक लेफ्टिनेंट की नाकामी नहीं थी। ये एक क्रेडिबिलिटी गैप यानी विश्वसनीयता की खाई का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। बिल्कुल। जब आम जनता ने देखा कि उनकी सेना निर्दोषों को मार सकती है और उनकी सरकार उसे छुपाने के लिए झूठ बोल सकती है, तो वो नाजुक धागा टूट गया। अमेरिकी जनता के मन में अपनी ही संस्थाओं के प्रति एक ऐसा गहरा अविश्वास पैदा हुआ जो वियतनाम युद्ध के विरोध में सड़कों पर फूट पड़ा। तो आज के इन ऐतिहासिक दस्तावेजों के इस गहरे समुद्र से बाहर आते हुए हम क्या देखते हैं? 1936 में राइनलैंड में घरेलू राजनीति के डर और कायरता के कारण कोई फैसला नहीं लिया गया जिसने दुनिया को तबाही की तरफ ढकेल दिया। हाँ, और 1965 में इवो जिमा में एक बेहद सोची समझी रणनीति के तहत युद्ध को इस कदर क्रूर बना दिया गया कि इंसानियत चीख उठी। और फिर 1968 में माई लाई में गलत पैमानों और नेतृत्व की विफलता के कारण एक पूरी टुकड़ी का नैतिक पतन हो गया। ये तीनों घटनाएं चीख कर हमें बताती हैं कि युद्ध सिर्फ हथियारों, टैंकों या संधियों से नहीं लड़े जाते, वो मानव मस्तिष्क के भीतर लड़े जाते हैं। राजनेताओं का डर, जनरलों की राजनीतिक गणनाएं और जमीन पर खड़े एक साधारण सैनिक का मनोविज्ञान, यही वो तत्व हैं जो असल में इतिहास का निर्माण करते हैं। और हम जब इसे देखते हैं तो ये सबके लिए एक बहुत गहरा सबक है। ऐतिहासिक फैसले सिर्फ किताबों में दर्ज नहीं होते, वो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करते हैं। बिल्कुल, कि वो आने वाली पीढ़ियां अपनी सरकारों, अपनी व्यवस्थाओं और सत्ता में बैठे लोगों पर कितना भरोसा करेंगी, ये उन फैसलों से तय होता है जो दशकों पहले लिए गए थे। जब एक बार वो विश्वास टूट जाता है या कोई नैतिक समझौता कर लिया जाता है तो उसकी कीमत पीढ़ियों को चुकानी पड़ती है। चर्चा को यहीं विराम देने से पहले इन पन्नों के बीच से निकला एक आखिरी विचार मैं यहाँ छोड़ना चाहता हूँ। जरा इस बात पर गौर कीजिए, अगर माई लाई में चार्ली कंपनी का कमांडर लेफ्टिनेंट कैले की जगह है वो हेलीकॉप्टर पायलट ह्यू थॉम्पसन होता, क्या वो नरसंहार कभी होता? या इसके उलट ये सोचिए कि अगर 1936 में कोई एक फ्रांसीसी जनरल अपने राजनेताओं की परवाह किए बिना सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर अपनी सेना लेकर राइनलैंड में घुस जाता। हाँ, तो क्या द्वितीय विश्व युद्ध और उसमें मारे गए करोड़ों लोगों को बचाया जा सकता था? ये सच में हमें सोचने पर मजबूर करता है कि पूरी दुनिया का इतिहास बड़े बड़े राजनेताओं या कूटनीतिक संधियों के मोहताज होने से कहीं ज्यादा जमीन पर खड़े एक अकेले इंसान के नैतिक साहस या उसकी कायरता पर कितना निर्भर करता है। इतिहास कोई साफ सुथरा नक्शा नहीं है, ये फैसलों का वही गहरा समंदर है जहां एक सही या गलत कदम पूरी दुनिया की दिशा बदल सकता है।